अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सर। यार सॉरी, असल में ना मेरे घर में कुछ वो रिपेयर के वर्क के लिए बंदा आया हुआ, इस वजह से मैं डिले हो गया। अभी भी वो गया नहीं है बंदा, लेकिन मैंने कहा चलो बात कर देते हैं। अच्छा पहले तो मुझे ना सुबह आप लोगों के जवाब पे बहुत परेशानी हो गई है, और आप खुद देखेंगे अगर चीज़ों को डिस्कस ना करें तो कितना कॉन्सेप्ट गलत बन जाता है। क्यों आरिफ? जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है, अब कार्डियो वर्जन समझ आ गया है कि नहीं? जी सर, समझ में आ गया सर। 2-3 क्वेरीज थी, वो पूछ सकता हूँ कार्डियो वर्जन, रिगार्डिंग कार्डियो वर्जन? श्योर, प्लीज जी पूछे। हाँ सर, एक तो मैं ये पूछ रहा था कि कार्डियो वर्जन, केमिकल कार्डियो वर्जन की आपने बात की थी, अब उसमें केमिकल कार्डियो वर्जन में अकॉर्डिंग टू द कॉज वी कैन गिव एंटी एरिथमिक्स, और वी कैन गिव अकॉर्डिंग टू द जो एल्गोरिदम हमारे पास बना हुआ है कि नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया आ गया विद रैपिड वेंट्रिकुलर रिस्पांस, तो हम जो है जिस तरह के जो एल्गोरिदम। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ चीजें जो होती है ना वो आपके के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए होती है, ठीक है? ये क्वेश्चन लीस्ट लाइकली है कि कोई आपसे इस तरह पूछे कि केमिकल कार्डियोवर्जन क्या होती है। ये तो मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देने के लिए, बताने के लिए कहा है कि कार्डियोवर्जन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना? ठीक ठीक तो वो ठीक सर। मतलब लाइक ये कि अगर आप वो मेडिसिन के जरिए कर रहे हैं तो वो केमिकल उसको कह देंगे। अगर आप उसको इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं तो बेसिकली तो ये आप पढ़ें उसको गौर से, तो लिखा होता है इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन, डीसी कार्डियोवर्जन। जी सर, ऐसे लिखा होता है ना। तो बेसिकली अनसिंक्रोनाइज्ड है तो वो आपको उसको डिफिब्रिलेटर कह देते हैं, ठीक है? अगर वो सिंक्रोनाइज है तो उसको सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन कह देते हैं। तो बेसिकली ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के तौर पे चीज है। ये मतलब लाइक ये कि इट इज वर्चुअली मे बी विल नॉट। हाँ, आपसे इस तरह पूछ सकते हैं कि एक पेशेंट है, उसको इलेक्टिव कार्डियोवर्जन करना है, ठीक है? जिस तरह मैंने आपको लिस्ट में जो नाम लिख के भेजा था, वो इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो गए क्योंकि एक्चुअली इलेक्टिव कार्डियोवर्जन होती है। जिस तरह इलेक्टिव ईसीटी होती है या इलेक्टिव और कई प्रोसीजर्स होते हैं ना, तो उसी तरीके से इलेक्टिव कार्डियोवर्जन होती है। तो इसलिए आप बेसिकली उससे कंफ्यूज हो गए, ठीक है? बिल्कुल सर। सर इलेक्टिव कार्डियोवर्जन करते हैं हम यूजुअली ऐसे पेशेंट में जिसमें हमें रिदम जो है वो कन्वर्ट करना होता है साइनस में, और वो नॉर्मल जो ट्रीटमेंट होता है उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। लेकिन अभी वो ऐसी कंडीशन में नहीं होता कि आप उसको इमरजेंसी में करें, ठीक है? वो कहाँ पे फॉल करेगा? वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा, ठीक है? ठीक ठीक सर। ये इसका कॉन्सेप्ट है। और कोई सवाल? अच्छा सर, एक सवाल और था कि अगर हम इमरजेंसी में कार्डियोवर्ट कर रहे हैं पेशेंट को, लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन का एक पेशेंट आया इमरजेंसी में, पहले वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल था, सडनली हिज प्रेशर्स ड्रॉप और पेशेंट स्टार्टेड हैविंग चेस्ट पेन, so we decided to go for electrical cardioversion. So should it be necessary to sedate the patient before giving if you are not, अब आप ये नहीं होगा कि पेशेंट का अनस्टेबल है तो आप उसको ऐसा सेडेशन दे जिससे उसकी इंस्टेबिलिटी बढ़ जाए। आप उसको ये कहेंगे कि if possible if it is not delaying the cardioversion then yes। ठीक सर। लेकिन आपने उस टाइम पे डिले नहीं करना फॉर द सेक ऑफ ओनली सेडेटिंग द पेशेंट, ठीक है? ठीक सर। अच्छा, तो जो आज बेसिकली जो हम करना चाह रहे हैं ना, वो है कि एक्यूट एयरवे जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है? तो एक तो पहली बात ये कि एक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उसके क्या फीचर्स क्या होंगे, पहला क्वेश्चन है, ठीक है? जी कौन बताएगा? सर इसमें सर एक्यूट में स्ट्राइडर होगा, और सर इसके अलावा सर पेशेंट जो है वो एजिटेशन शो करेगा, और इसके अलावा डिसाइड भी हो सकता है, और ETCO2 भी कम हो सकता है सर इसका।
एंटरल कार्बन डाइऑक्साइड, और जो है ना पेशेंट जो है वो उसका जो है ना ब्रीदिंग पैटर्न वो होगा पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग, उसमें भी जा सकता है सर। ठीक है, और इसके अलावा सर कोई उसमें हॉर्सनेस भी हो सकती है, या सर इसमें स्ट्राइडर भी हो सकता है, या कोई रोंकाई भी हो सकती है सर। रोंकाई जो है वो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में होता है या लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में होता है? सर वो लोअर एयर में होता है, लेकिन सर इट कैन प्रेजेंट विद बोथ। अच्छा, दूसरे आपने जब आपसे कोई पूछे साइन सिम्टम्स तो आप उसमें एंड टाइडल CO2 बताएंगे? साइंस में तो बता सकते हैं, सिम्टम्स में नहीं बता सकते। साइंस में भी नहीं बताएंगे? साइंस तो नहीं है, ये तो मॉनिटरिंग है ना सर। इसमें सर वो डिफिकल्टी ब्रीदिंग बताएंगे सर। लेकिन ना जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के जो फीचर्स हैं उनमें मिस कर दिया आपने बहुत कुछ। सोचें जरा आप, नेजल फ्लेयरिंग होगी। जी जी, नेजल फ्लेयरिंग होगी सर। इसके अलावा tripod position, intercostal and sternal recession, use of accessory muscles, and stridor. जो स्ट्राइडर साउंड आ रही होगी वो आएगी, ठीक है ना। और मतलब लाइक ये कि तो आप एंड टाइडल, आपका आंसर गलत नहीं है लेकिन इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है। जो कॉमन जो साइन सिम्टम्स हैं रेस्पिरेटरी, जो यूनिवर्सल साइन ऑफ चोकिंग है वो नहीं होगा सर। चोकिंग बिल्कुल होगी, चोकिंग हो सकती है ना। 3C और 3C सर चोकिंग। सर पेशेंट एजिटेटेड होगा, पेशेंट में बी साइनोज्ड, कंफ्यूज्ड, patient may be having gasping for air like symptoms, स्वेटिंग, patient difficulty in breathing, sweating. इसमें बताने का मकसद ये है कि आप साइन सिम्टम्स पे ही रहें, कोशिश करें पहले, ठीक है। अगर आपसे साइन सिम्टम्स पूछ रहे हैं तो आप इन्वेस्टिगेशंस पे ना जाएं, वो या मॉनिटरिंग पे ना जाएं। इस तरह तो एंड टाइडल CO2 भी कम हो सकती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कम हो सकती है, लेकिन साइनोसिस या जो है वो जो बाकी साइंस बताए बगैर एंड टाइडल CO2 आंसर अप्रोप्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो वो उस पे रहें। अब आप बताइए कि बच्चों के अंदर इसकी क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगी? बच्चों के अंदर सर इसका एक्यूट एपिग्लोटाइटिस है, और सर इसके अलावा सर ग्रुप है, और इसके अलावा सर फॉरेन बॉडी हो सकती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप होगा। जो बच्चे टॉडलर हैं उनका और हो सकता है, बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं जो लेस देन 1 ईयर हैं उनका और हो सकता है, ठीक है। तो यूजुअली जो है वो आप ये कहेंगे कि इसको क्लिनिकल जो फीचर्स के साथ ना आप उसको कोरिलेट करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री और जो है ना एग्जामिनेशन, उससे आपको इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस का पता चलेगा, ठीक है। जैसे अगर फॉरेन बॉडी है मिसाल के तौर पे, तो फॉरेन बॉडी के अंदर इन्फेक्शन के साइंस नहीं होंगे यूजुअली, अनलेस अगर बहुत लंबी हिस्ट्री हो गई है, ठीक है। फॉरेन बॉडी यूजुअली एक्यूट हो सकती है या सब एक्यूट होगी, उसके अंदर कफ सिम्टम होगा अक्सर, ठीक है। सिक्रीशंस होंगी, और जो है ना तो वो डिपेंड करेगा उसकी कितनी देर की हिस्ट्री है, ठीक है। और उसके बाद अगर इन्फेक्टिव है तो इन्फेक्टिव में कौन कौन सी चीजें आती हैं? इन्फेक्टिव में सर हमारे पास ट्रिकल ब्रोंकाइटिस है, ग्रुप है, और इसके अलावा सर वो है एक्यूट एपिग्लोटाइटिस है, और क्विंसी है सर। देखें, एक ही एक्यूट एपिग्लोटाइटिस एक है, और जो आप स्ट्राइडर बोल रहे हैं, जो क्रू बोल रहे हैं, वो उसको एक्यूट लेरिंगोट्रेकोब्रोंकाइटिस को ही क्रू कहते हैं ना, जो वायरल इन ओरिजिन होता है। और एपिग्लोटाइटिस जो होता है वो बैक्टीरियल इन ओरिजिन होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो बैक्टीरियल ट्रेकाइटिस भी होता है, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल सर। इसमें सर डिफरेंशिएट कैसे करना है सर? जी, उसकी ये डॉक्टर अदनान आप प्लीज अपना कैमरा ऑफ कर दें। अच्छा सॉरी सर, मेरी फर्स्ट, थैंक यू सर। आप उसकी क्लिनिकल जो उसका जो है ना हैपनिंग, उससे आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है।
कि वो कितनी, सही है जैसे सर। अगर एपिग्लोटाइटिस है तो उसका क्या फीचर होगा? एपिग्लोटाइटिस है तो सर वो ड्रूलिंग, माँ की गोद में बैठा होगा और ड्रूलिंग होगी सर इसकी, और सर उसका जो ना मतलब दैट वुड बी देखें ये एंशियस आंसर, ये होगा। आंसर नहीं है। एपिग्लोटाइटिस बहुत एक्यूट होगा, ठीक है, रिलेटिवली एक्यूट इन ओरिजिन होगा एज कंपेयर टू जो है आपका लेरिंगोट्रेकोब्रोंकाइटिस, वो रिलेटिवली सब एक्यूट होगा, ठीक है। और दूसरी जी सर। जो यूजुअल जो एज होती है, जो जो स्ट्राइडर जो होता है, जो स्क्रू होता है, सॉरी क्रूप होता है, वो किस एज में होता है यूजुअली? जो सर जो 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 क्रूप है सर वो मोस्टली सर उसमें होता है सर, दैट इज वायरल होता है, और 3 इयर्स या 6 मंथ्स टू 3 इयर्स के एज में होता है सर। यूजुअली जो होता है ना यंगर एज में जो है वो क्रू होता है, और रिलेटिवली बड़ी एज में एपिग्लोटाइटिस बड़ी होता एज है। में सर वो वो सर बैक्टीरियल होता है, 5 वो टू वायरल होता है, वो एक्यूट वायरल। प्रेजेंटेशन होती है, वो रिलेटिवली सब एक्यूट होती है, ठीक है। सर जो क्रूप है दैट मोस्टली वायरल होता है, और जो वो है एपिग्लोटाइटिस है दैट इज मोस्टली बैक्टीरियल सर। उसमें कौन सा सबसे कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? सर एच इन्फ्लुएंजी और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, और स्टेफिलोकोकस है, और निमोकोका है सर। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसके जो ट्रीटमेंट है, इसमें क्या करेंगे एपिग्लोटाइटिस के ट्रीटमेंट में, उसकी मैनेजमेंट में? अगर एक पे अब आपने हमने उसको अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो अगर इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स एपिग्लोटाइटिस, तो उसमें आपकी क्या अप्रोच होगी? जी इसमें सर जो है वो है मतलब पेशेंट को वो अगर डिफिकल्टी ब्रीदिंग है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है थ्रू मास्क और सम एयरवे आईवी एंटीबायोटिक इसमें जरूर देनी है जो मेन स्ट्रीम है इसमें। और एंड इफ इट्स नॉट पॉसिबल सो मतलब वी कैन यूज इन्वेसिव वेंटिलेशन अगर कुछ और नहीं हो रहा सर। नहीं, इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा तरतीब, आप गलत तरतीब को ठीक कर लें कि जी इसके सर। अंदर अर्ली इंट्यूबेशन इज रिकमेंडेड, क्योंकि अर्ली अगर बिल्कुल सर। छोटा बच्चा है उसमें एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, अगर उस टाइम पे सब एक्यूट वो स्ट्राइडर्स हो रहा है ना, तो थोड़ी देर में वो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। ऑल और राइट सर क्योंकि जी। छोटे छोटे बच्चों के अंदर, और इस बच्चे को जब आपने इंट्यूबेट करना है तो आपको क्या क्या एहतियात करनी है? एहतियात ये करनी है सर कि मतलब जो स्मॉल साइज ट्यूब वो रिक्वायर्ड होती है इसमें सर। और प्री ऑक्सीजनेशन जरूरी है सर ओके, और बाकी आप आईवी अदर डिफिकल्ट एनेस्थेटिक, आईवी एनेस्थेटिक एजेंट कौन सा देंगे इंडक्शन के लिए? IV anesthetic that could be ketamine sir। हाँ, मैं आप ये बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको मैं छुरी के नीचे ले आया हूँ। जब अच्छा सर। वो बकरे को छुरी के नीचे ले आया ना कि वो फंस गया है, अब मुझे बताएं जी कि इस सर। बच्चे को आप देंगे केटामीन? वो तो क्यों नहीं देंगे इसके सर इसमें अंदर इनहेलेशनल सर? एनेस्थेटिक रैपिड करेंगे सीक्वेंस सर। इंडक्शन करेंगे इनहेलेशनल एजेंट। नहीं 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 सर नहीं, अस्मा इनहेलेशनल एनेस्थेटिक देंगे। एक मिनट रुको अस्मा, आपसे भी पूछता हूँ मैं। जी, जी इनहेलेशनल सर। एजेंट करेंगे, इसमें इनहेलेशनल इंडक्शन करेंगे, इसके अंदर जी आईवी सर। एजेंट नहीं देना, ठीक है। इसके ओके अंदर सर। आईवी एजेंट नहीं देना, एक बात हो गई। दूसरी बात ये जो आपसे भी मैंने हिंट दे रहा था, वो दूसरा इसमें ये बात थी कि आपने ENT सर्जन को ट्रिकोस्टमी के लिए रेडी रखना है, क्योंकि ये हो सकता है कि आपसे इंटुबेशन ही ना हो सके, ठीक है। तो इस ओके सर। पेशेंट इसके अंदर नहीं। और अस्मा, आप जो जवाब दे रही थी, जरा सा आप बताइए जरा जवाब आप जो देने लगी थी, क्योंकि सर इसका आप भी छुरी के नीचे आ गई हैं, आप भी गलत आंसर दे रही। इसके अंदर रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करेंगे, आपने बच्चे को सर इनहेलेशनल सर पे करेंगे सर, हमेशा इनहेलेशनल पे करेंगे सर। तो फिर रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन और इनहेलेशनल हाँ एजेंट में सर, वही फर्क है जो मशरिक और मगरिब में फर्क है, बिल्कुल सर ठीक। ठीक है। अगर आप इस पेशेंट को ठीक। रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन करेंगे तो आप बच्चे को आप डायरेक्ट हाँ फ्लाइट, सर सही बात है सर, पेशेंट को लैप्स होने का खतरा, बिल्कुल सही सही। ठीक है। ये एक जनरल ठीक। याद रखिए कि इस तरह की कोई भी कंडीशन के अंदर फॉरेन बॉडी के अंदर भी आप इनहेलेशनल इंडक्शन बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर आंसर है एज कंपेयर टू ठीक है
रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन, ठीक है। ठीक सर। उसकी वजह है कि रैपिड सीक्वेंस और आपने इसके अंदर जो है वो ट्रिक्योस्टमी का जिक्र आपने करना है कि ट्रिक्योस्टमी के लिए रेडी होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर क्योंकि सेप्सिस में जा सकता है ये बच्चा, तो जो सेप्सिस का एल्गोरिदम है वो भी आपको इसके अंदर ऐड करना है। आप इसमें कल्चर्स का जिक्र भी आप कर देंगे, तो आप इसके अंदर जो, क्योंकि बच्चों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है वो, और या ये ऐसी इसके अंदर जो सेप्टिक शॉक होने के चांसेस इसमें भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते? सर हो सकते हैं सर। इसके अलावा सर इसको वेज़ोप्रेसर आपको एनोट्रोपिक सपोर्ट पहले से तैयार पड़ी हो, ताकि इन केस ऑफ एनी के पेशेंट जो है ना वो चला जाए उसके अंदर हेमोडायनामिकली अनस्टेबल हो जाए तो आपके पास पहले से मौजूद हो। अच्छा, एपिग्लोटाइटिस के अंदर और कोई इन्वेस्टिगेशन आप करवाएंगे या करवा सकते हैं? एपिग्लोटाइटिस के अंदर और कोई इन्वेस्टिगेशन होगी? सर सर जो सीबीजी के अलावा एक्सरे के अलावा कोई और जी बताइए। सीबीसी भी कराते हैं, सीबीसी भी कराते हैं सर। सीबीसी के अंदर आपको डब्ल्यूबीसी काउंट मिलेगा, जो जमील बता रहा है वो सुने। जी सर अगर पेशेंट तो ईआर में आया ना और वो उसको सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं है, टाइम है, तो आप एक्सरे करा सकते हैं, उसके एपी और लेटर व्यू आपको वो साइन मिलेगा एपिग्लोटाइटिस का, वो थंब साइन जो होता है। और जी थंब साइन जो है ना। और दूसरे में ये ऐड करना चाहता था कि इस पेशेंट को ना रीअश्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसके आप अटेंडेंट को हमेशा साथ आपने रखना होता है, ईआर से लेके ओआर तक, तब तक आपने उसको प्रॉपर इंडक्शन इनहेलेशन नहीं कर देनी होती, ठीक है। इसको कोई भी पेन स्टिमुलस नहीं देना, पेशेंट कराई ना करे, अदरवाइज जो है ना कंप्लीट एयरवे जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। और एक इसके अंदर और ट्रीटमेंट मोडालिटी को भी यूज करते हैं, जो मेरा ख्याल है राबिया बताना चाहेगी। एक चीज और बतानी है इसके अंदर, वो क्या है? सर मैंने अभी ज्वाइन हो रही है एपिग्लोटाइटिस। जी रेसिमिक एपिनेफ्रिन, ठीक है जी। और सर इसके अलावा वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर, स्टेरॉइड भी तो देना है। स्टेरॉइड भी देना है। स्टेरॉइड का ज्यादा क्रूप में है रोल, ठीक है, ये बैक्टीरियल एपिग्लोटाइटिस में कम है, और रेसिमिक का भी क्रूप में ज्यादा है। इसमें डायग्नोसिस क्लियर नहीं है ना, अगर आपका डायग्नोसिस क्लियर नहीं है तो आप एयरवे एडिमा को कम करने के लिए आप स्टेरॉइड दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसका डायरेक्ट रोल जो है वो एंटीबायोटिक और अर्ली इंट्यूबेशन, ठीक है, और एपिनेफ्रीन, रेसिमिक एपिनेफ्रीन। और जैसे अरे तो ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट है फिर ये करेंगे ना? नहीं, इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट का नहीं। आपने देखें वाईवे में तो आपने सिर्फ आपने करके प्रैक्टिकली तो नहीं आपने करके दिखाना ना, तो आपने ये कहना है कि इसके अंदर आपकी अप्रोच एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन होगी, और इफ इट इज बेटर टू इंट्यूबेट अर्ली बिकॉज इन पीडियाट्रिक पेशेंट इन दिस एज ग्रुप एयरवे ऑफ कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का ना बस। अच्छा, अब आ जाए जब एनेस्थेटिस को इन्वॉल्व करते हैं ना, मोस्टली जो पेशेंट एपिग्लोटाइटिस का माइल्ड का होता है ना, वो जो पेडियाट्रिक इमरजेंसी वाले होते हैं वो खुद हैंडल करते हैं। आपको बुलाएंगे ही वो तब जब सीवियर डिस्निक पेशेंट होगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा। इसलिए आपने जो है ना वो अपनी उस लिहाज से एक्सप्लेन करना है अपनी सारी जो डिटेल है, ठीक है, कि जो एयरवे मैनेजमेंट के मतलब आपने ही बताना है। और ये डॉक्टर इंडोट्रेकर का बता रहे थे, डेफिनेटली इसमें जो है ना वो साइज जो है ना वो एंडोट्रेकियल ट्यूब कम होगी, हाँ इवन 2 साइज लेस हो। और इसमें आजकल जो है ना वो कह सकते हैं कि नेजल जो है ना वो फाइबर ऑप्टिक करते हैं, मगर ये वो भी इनहेलेशन के बाद डायग्नोज कंफर्म करने के लिए। और बेटर ये है कि अगर आप इंट्रोबेट कर लें तो उसके बाद फिर जो है ना उसकी नेजल एंडोस्कोपी करके आप देख लें कि उसमें लीक टेस्ट है। देखो जमील, मेरी बात सुनो, ये आप जो बात बता रहे हो ना, ये मेरे हिसाब से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इररेलेवेंट है। वजह मैं आपको बता देता हूँ, छोटे बच्चों में नेजल इंट्यूबेशन वैसे ही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ओरल कर सकते हैं। हाँ, ओरल तो कर सकते हैं उसको। ओरल ओरल में आप ये जो आप नेजल बता रहे हो ना, ये एक्स्ट्रा बात है, और ये मेरा ख्याल है कि इसकी जरूरत नहीं है। नहीं सर, आजकल करते हैं ये न्यू गाइडलाइन मुताबिक ओरल करके आपने एक जो है ना डायरेक्ट जो है ना वो आपने व्यू लेना है, उससे आपको डायग्नोस कंफर्म हो जाएगा। और दूसरा आपको लीक टेस्ट का भी उसमें पता चल जाएगा, एंडोट्रेकियल की जो है ना टेस्ट। नहीं तो आप फाइबर ऑप्टिक हो ना, आप फाइबर ऑप्टिक हो ना, आप फाइबर ऑप्टिक कहोगे ना, फिर आप नेजल क्यों कह रहे हो? नेजल देखो, जो नेजल होता है ना, नेजल इंट्यूब बच्चों में जो बच्चों के अंदर एडिनाइड्स के चांसेस होते हैं ना,
डेफिनेटली। तो बच्चों, इस बच्चे के अंदर आपने नेजल का आप खामखा क्यों कहना चाह रहे हो? वो न्यू गाइडलाइन आपने पढ़ा होगा, सही पढ़ा होगा, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात आपकी सही नहीं है, क्योंकि ये मैंने कहीं किसी आर्टिकल में कहीं पे पढ़ा हुआ नहीं, लिखा हुआ देखा नेजल का। सर वो ये शायद कह रहे हैं कि जब तक एडिमा सेटल नहीं होगा या जब तक देखो, लीक टेस्ट के रेफरेंस से आपकी बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसको जब आपने एक्सट्यूबेट करना है ना, तो पॉजिटिव लीक टेस्ट के, ये लीक टेस्ट के बारे में पता है? सर एक चीज, हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। लीक टेस्ट का क्या मतलब है? सर लीक टेस्ट होता है कि आपने जो है ना लीक अराउंड द जो ईटीटी डाली हुई है ना, उसके आपने चेक करना है कि एडिमा जब सेटल हो जाता है ना, जब आप कफ डिफ्लेट करते हैं तो आप पॉजिटिव प्रेशर देते हैं तो एयर का जो है ना साउंड यू कैन हियर एट द माउथ। एट विच प्रेशर? सर 10 to 20 सेंटीमीटर वाटर। 10 to 20 ज्यादा रेंज नहीं बता रही हो? इसमें सर ऐसे भी है कि जो प्रेशर आपने पहले सेट किया हुआ था, जैसे पहले वेंटिलेटर पे पेशेंट था, आपने 20 था उसका प्रेशर, या प्रेशर सपोर्ट पे आप 50 कह सकते हैं या 12 कह सकते हैं। अगर आपने उसको कफ को डिफ्लेट किया तो उतना प्रेशर अचीव नहीं होना चाहिए, ठीक है, उससे प्रेशर कम आना चाहिए। इसका मतलब है कि जो है ना वो स्पेस है अराउंड द वेंट्रिकल ट्यूब, और जब आपने कफ डिफ्लेट किया है तो वहाँ पे लीक है। अगर उतना ही प्रेशर आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि लीक नहीं है। एक ये वेंटिलेटर पे है, दूसरा ये कि आप जो है ना लेंजोस्कोपी से आप देख सकते हैं, एंडोस्कोपी से, और तीसरी ये कि आवाज़ भी आ सकती है, ठीक है। आपको वो लीक जब एयर होगी, आप अगर मैनुअल उसको करने हैं, मैनुअल तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप कितना आप टाइटर वॉल्यूम दे रही है और कितना प्रेशर जो अचीव हो रहा है। अगर वेंटिलेटर पे ही रहेगा और उसके बाद आप ये लीक टेस्ट आप दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं, मुझे समझ नहीं आया। जी जमील बताओ दोबारा से। जी, वो ऐसे है कि जब ऐसी पेशेंट है जिनमें ये अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है, या बच्चों में वैसे ही आपने देखना होता है कि जो एडिमा रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है, तो वो उसमें जो है ना लीक टेस्ट करते हैं। उसमें जो एंडोट्रेकियल ट्यूब, जो पहले पेशेंट अगर मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है तो जो उसको प्रेशर कंट्रोल पर अगर रखा हुआ था तो इंस्पिरेटरी या प्रेशर उसका 12 था, उसी प्रेशर के ऊपर आपने कफ डिफ्लेट किया है और उसको आप प्रेशर को, पीक प्रेशर को जो मॉनिटर करेंगे। अगर वो प्रेशर 12 अचीव हो रहा है, इसका मतलब है कि वो लीक नहीं है वहाँ पे, ठीक है। कफ या विदाउट कफ डिफ्लेट करने के बाद भी जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ा वहाँ पे, यानी कि पेटेंट एयरवे है। अगर वो प्रेशर उतना अचीव नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि देयर इज लीक अराउंड द एंडोट्रेकियल ट्यूब। एक तो वेंटिलेटर पे यार ये आप जो बता रहे हो ना प्रेशर, ये बेसिकली वॉल्यूम है। अगर वो वॉल्यूम भी सर, अगर वॉल्यूम वो मैं कुछ ऐड करूं? और भी पैरामीटर इसमें यह है कि वो एक्सपिरेटरी टाइटम वॉल्यूम भी नहीं उसका कम होगा। जमील आप बहुत ज्यादा डिटेल बता रहे हो, ये इस की डोमेन के अंदर ना आप एक बात प्रेशर की इसलिए समझ नहीं आ रही है। प्रेशर नहीं है, वॉल्यूम है। आप इसको कंफर्म करो। दोनों चीजें हो सकती है। जब आप एक्सपिरेटरी उसके मॉनिटर पैरामीटर देखेंगे ना, तो आपको वो एक्सपिरेटरी वॉल्यूम टाइटम वॉल्यूम भी कम होगा। तो वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेशर से ये चीज नहीं होगी, वॉल्यूम से होगी। ठीक है जी जावेद, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर लीक टेस्ट जो है बेसिकली एक तो जो नॉर्मली हम स्टेथोस्कोप से करते हैं, जो गश ऑफ एयर फील होती है सर, एक तो ये है। नहीं, और सर एक इसमें मैनोमीटर इसके एक नेक के ऊपर स्टेथोस्कोप रखते हैं, उससे भी सुनी जा सकती है। अगर ये है कि अगर आपको वैसे अगर सुनाई नहीं दे रही हो और अगर नॉइस है तो आप नेक और के एक ऊपर इसके लिए सर जी और एक इसके लिए मैनोमीटर होता है जो इससे हम प्रेशर मॉनिटर करते हैं कि कितना वॉल्यूम हमें दे दिया है। बेसिकली इसकी जो इर्द गिर्द म्यूकोजा में जो वेसल्स नहीं होते हैं, उनका ऑक्लूजन प्रेशर होता है। तो अगर उससे हम ज्यादा कर ले तो वो बेसिकली स्कीमी होने के चांसेस होते हैं। दैट इज अराउंड 15 या 18 से ऊपर जो प्रेशर है वो उससे ना जाए। मतलब नहीं जावेद, वो जो आप बता रहे हो ना, वो प्रेशर और चीज है। वो प्रेशर होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दैट इज लेस देन 30, दैट शुड बी लेस देन 30, ठीक है। अच्छा सर। वो कंप्रेशन प्रेशर होता है, बलून के लिए होता है, ठीक है। वो बैलून के लिए होता है, वो बैलून के लिए होता है कि अच्छा खुरतलैन, आपको समझ आई है बात? ये नहीं आई है? देखें, जो लीक टेस्ट है ना, ये आपका थायराइड में भी पीछा नहीं छोड़ेगा। थायराइड के अंदर, थायराइड सर्जरी के बाद भी यही होता है
कि जब आपने या किसी भी कंडीशन में जहाँ पे आप एयरवे एडिमा सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो एयरवे एडिमा को रूल आउट करने के लिए आप कफ को डिफ्लेट करके उसको देखेंगे कि उसके अराउंड आपको लीक आवाज आएगी, आपको पता चल जाएगा कि देयर इज लीक। ठीक है, एक बात हो गई ये सिंपल वर्ड्स में। दूसरी जो जमील बता रहे हैं या मैं जो बता रहा हूँ वो बातें तकरीबन एक ही हैं। वॉल्यूम को समझना ज्यादा आसान है कि अगर जितना आपने सेट किया हुआ है वॉल्यूम, अगर उस वॉल्यूम से अब आपने जब कफ को डिफ्लेट किया है उससे वॉल्यूम अब एक्सपिरेटरी कम आना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है कि वो वेंटिलेटर उसको पिक नहीं कर रहा, लेकिन वो साइड से एयर लीक हो रही है। समझ आ गई बात? तो वो प्रेशर है ना, वो समझने में मुश्किल है, वो बात गलत नहीं कह रहा है वो, लेकिन वो शायद समझने में वॉल्यूम ज्यादा आसान है कि जो आपने पहले 500 का टाइटल सेट किया हुआ था और अब 500 का टाइटल वॉल्यूम जा रहा था, अब आपने जब कफ को लीड कर दिया, अब आपका वो वॉल्यूम कम आना शुरू हो गया। तो इसका मतलब है कि जो बाकी वॉल्यूम है वो एक्सपिरेशन में जब पेशेंट एक्सपायर कर रहा है तो वो ट्यूब के अराउंड से निकल के बाहर आ रहा है, तो वो एक्सपिरेटरी जो उसका जो सिस्टम है सर्किट का, वो उस वॉल्यूम को पिक नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि भाई बाकी जो है वो साइड से निकल के आ रहा है। एम आई राइट जमील? यही बात है, ऐसे ही है? जी सर बिल्कुल 100% ऐसे ही है। तो एक्सप्लेन करने में जरा मुश्किल हो रही थी, इसलिए मैंने प्रेशर को मैं डेफर कर रहा था। ठीक, तो सर इसी तरह जैसे नॉर्मली हम पेशेंट को ट्यूब डाल के काफी इन्फ्लेट नहीं कर सकते, तब वेंटिलेट कर रहे होते हैं जी, पेशेंट वेंटिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो सर ये भी लीक टेस्ट में आएगा? सेम एज दैट सर? नहीं, ये और चीज है। और ये और चीज है। जावेद आपको समझ आ गई बात? जावेद खान जी सर, वो जी सर मुझे आगे मेरे जो वो मैं कुछ और बता रहा था। हाँ, वो म्यूकोजल प्रेशर होता है, म्यूकोजल प्रेशर होता है, क्योंकि अगर वो प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो कैपिलरीज को ब्लॉक कर देगा तो वहां पे नेक्रोसिस हो जाएगी, एंड दैट इज द कॉज ऑफ जो ट्रोपोस्ट्रिक्योस्टमी, जो सबग्लॉटिक स्टेनोसिस होती है, वो उसकी रीजन होती है ये। ठीक है, वहां पर आपने इतना प्रेशर दिया, इसलिए जो पहले जमाने में छोटे बच्चों के अंदर कफ्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब को डिस्करेज किया जाता था और प्रायोरिटी वाज गिवन टू अनकफ्ड ट्यूब, वो बेसिकली उसके कफ प्रेशर की वजह से था। उस जमाने में हाई प्रेशर कफ यूज होता था। ठीक है, तो हाई प्रेशर जो कफ होता था वो उसकी वजह से म्यूकोजा का इस्कीमिया होने के ज्यादा चांसेस होते थे। तो आजकल की जो हमारी एंडोट्रेकियल ट्यूब है वो लो प्रेशर हाई वॉल्यूम है। ठीक है, और उसके अंदर आप मैनोमीटर के जरिए आप उसको मेजर कर सकते हैं उस प्रेशर। ठीक है, तो दैट इज द एग्जैक्ट स्टोरी। ये डॉक्टर उस्मा आपका हाँ ठीक है, थैंक यू जी। मैं सर अगर इजाजत हो तो जो डॉक्टर नादिर साहब बात कर रहे थे ना, उनका ये है कि जब बच्चों में ट्यूब डालते हैं ना तो उसके बाद वो देखते हैं कि प्रेशर या वॉल्यूम गेन कर रहा है कि नहीं देख रहा, उसमें सिर्फ यही करना होता है कि जो साइज था वो एग्जैक्ट है, उसमें हमें बलून इन्फ्लेट करने की ज़रूरत है कि नहीं है। ठीक है, अगर वो उससे जो हमें बॉडी के लिहाज से टाइटल वॉल्यूम अगर अचीव हो रहा हो तो हम जो है ना फिर उसमें जो बलून है उसको इन्फ्लेट नहीं करते, खाम जो उसमें प्रेशर नहीं फिर जो है ना वो ट्रेकिया में हम डालते। इस वजह से जो है ना वो ट्यूब डालने के बाद इन्फ्लेट करने से पहले वो चेक कर लेते हैं। इसका एक और मतलब भी है, कि आपने बहुत बड़े साइज की ट्यूब डाली है। ठीक है, इसके अंदर ये भी एक चीज है कि इट इज बेटर टू टेक वन हाफ साइज लेस देन व्हाट यू हैव। ठीक है, वो जो इंटुबेशन करने वाला होता है ना उसको पता चल जाता है कि उसने ट्यूब जो है। अच्छा चलें, अब हम अगले टॉपिक में, नहीं तो खत्म नहीं होगा ये। जी सर ईशान एक बात पूछनी है। अच्छा, अब आप दोनों के क्वेश्चन पहले राबिया का क्वेश्चन सुन लें फिर आपका क्वेश्चन। जी राबिया। सर मैं ये कह रही थी कि बच्चों में ना हम थोड़ी सी लीक तो नॉर्मली रखते हैं ना, लाइक बिल्कुल फुली टाइट जो है हम ट्यूब नहीं डालते, या कफलेस ट्यूब डालते हैं जब, तो सर नॉर्मल हम जो लीक रखते हैं बच्चों में वो कितना? ये आपने कहाँ लिखा पढ़ा है ये लीक रखना चाहिए? सर पढ़ा नहीं, सुना है। ये गलत सुना है आपने। आई डोंट एग्री टू योर पॉइंट। सर नहीं रखना चाहिए, लीक नहीं रखना चाहिए। लीक किसी भी करा फिर तो आप एस्पिरेशन भी करवा रहे हैं, फिर तो आप अनकफ ट्यूब ही डाल दें, फिर इतनी जहमत करने की जरूरत क्या है कफ ट्यूब डालने की? या कफ ट्यूब ऐसी आप डाल रहे हैं, राबिया कहती है कि लीक हो, नादिर कहता है फंसा दो बलीक ही ना आए, तो दोनों नहीं सर जब हम कफ के बगैर मैं मजाक कर रहा हूँ, फुली फिटेड तो नहीं होती ना
नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। बताने का मकसद ये है कि लीक इज नॉट एडवाइजेबल, ठीक है। ये पर्पस ये नहीं है। ट्यूब इंट्यूबेशन का जो प्रोसेस होता है ना, उसमें ट्यूब अगर विदाउट रेजिस्टेंस जा रही है और इजीली जा रही है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। उसकी वजह ये है कि ट्यूब ग्लॉटिस को क्रॉस कर जाती है और आगे जाके क्रिकॉइड पे स्टक करती है। तो द मेन थीम इज दैट यू डोंट पुश द ट्यूब हार्ड। अगर इजी इंट्यूबेशन है और उसके बाद आप कफ इन्फ्लेट करें, कफ का तो मकसद ही है कि कफ से क्या एडवांटेज होते हैं, कफ से डिसलॉज नहीं होती, कफ से जो है वो प्रॉपर ट्यूब की जो मूवमेंट की वजह से भी ट्रॉमा होने का खतरा होता है। अगर ट्यूब जो अनकफ ट्यूब होती है वो एक्चुअली प्रॉपर इसकी फिक्सेशन नहीं होती, दैट ट्यूब कैन इजीली मूव, तो मूव होने की वजह से भी तो ट्रॉमा होता है ना। तो उसका पर्पस ये होता है कि और अच्छा फिर एयरवे का सील नहीं होगा। अगर आपने कफ नहीं यूज किया तो एयरवे का सील, आपका मकसद ये नहीं है कि आप उस एयरवे को ब्लॉक ना करें, आपका मकसद सिर्फ ये है कि वो ब्लॉकेज जो है वो उस एरिया को इस तरह इतना ब्लॉक ना करे कि जो है वो इस्कीमिया हो जाए, ठीक है। और ये आपकी बात ठीक होगी कि स्लाइट एयरवे लीक इज शुड बी एक्सेप्टेबल, जैसे जमील कह रहा है, लेकिन बहरहाल ये रिकमेंडेड, देखिए एक्सेप्टेबल और रिकमेंडेड में फर्क होता है। आप कह रही हैं रिकमेंडेड है, मैं कह रहा हूँ एक्सेप्टेबल है। नहीं सर, मैं रिकमेंडेड नहीं कह रही हूँ। मैंने सुना था, मतलब हमारे सीनियर्स यही बात करते हैं कि जो है ना थोड़ा सा लीक होना चाहिए, मतलब ताकि ऐसा ना हो कि बिल्कुल फिक्स ट्यूब हो और उसको ट्रॉमा हो या एडीमा हो और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो आफ्टर एक्सट्यूबेशन। ओके, चले इस चीज को कंफर्म। इसमें ये है कि आपका मिनट वॉल्यूम और टाइडर वॉल्यूम जो है ना वो कंप्रोमाइज ना करे, ठीक है। होना चाहिए नहीं मतलब कि एक्सेप्टेबल, ये जो सर ने बात कही है ना कि अगर हो जाए बच्चों में ठीक है, मगर अगर आपका मिनट वेंटिलेशन और आपका टाइडर वॉल्यूम अगर बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज नहीं हो रहा तो वो एक्सेप्टेबल है। हाँ जी, कुरतुलैन आपको सवाल पूछ रही थी। सर मैं पूछ रहा था सर। हाँ जी, 1 मिनट। हाँ, कुरतुलैन का इसके बाद है जी। अतीक भाई आप बताएं। सर मैंने एक मिनट नंबर 1 मिनट कुरतुलैन आपका, इसके बाद नंबर है प्लीज। सॉरी अतीक भाई जी बोलें। सर आपके पास अगर अक्यूट एपिग्लोटिस का पेशेंट आता है, उसके साथ एक्सिस पेरेंट है और वो लड़का हाथ भी लगाना नहीं दे रहा है, बच्चा है छोटा, वो हाथ भी लगाना नहीं दे रहा है, सर आप उसको किस टाइम सर इट इज बेटर कि थोड़ा सा सी वो सुंगा दे, इसके बाद सर ट्यूब डालें या पहले सर आईवी लाइन पुट अप करें? सर देखें, इसमें देखें ये जो आपने सवाल पूछा है ना, ये सवाल तो एयरवे में के अंदर भी है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर भी यही सवाल है कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर आप पहले इनहेलेशन इंडक्शन करके आप उसको डीप करेंगे या पहले वो डालेंगे, आईवी लाइन डालेंगे। सर जो है ना रिकमेंडेड है कि पहले इनहेलेशन इंडक्शन करेंगे, फिर आप कोई उसको पेन स्टिमुलस देंगे, चाहे वो आईवी लाइन है, चाहे वो रेंजोस्कोपी है, चाहे कुछ भी चीज, ठीक है। थोड़ा सा उसको तो ऐसे भी फिर पहले इनहेलेशन करते हैं ना जी, वैसे भी वो मतलब कोऑपरेटिव नहीं होते फिर बच्चे तो। सर इनहेलेशनल करेंगे बाय आफ्टर अलोंगसाइड मेंटेनिंग द वेंटिलेशन, और वो अपनी वेंटिलेशन मेंटेन कर रहा हो, बच्चा सो जाए और फिर उसको आईवी लाइन आप पास कर ले। आप वाईवे देखिए ना, वाईवे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास इंट्रोशियस लाइन का भी इक्विपमेंट रेडी हो, कि अगर उसकी दूसरी आईवी लाइन ना मिले तो फौरन, बच्चों में तो इंट्रोशियस लाइन भी ले सकते हैं ना, तो अगर उसकी आईवी लाइन नहीं मिलती तो आप इंट्रोशियस लाइन ले लें। वाईवे में पास होने के बहुत तरीके हैं, आप लोग हिम्मत करें, सिर्फ वहां पर ऐसी बात कि जो आप डिफेंड ना कर सके वो ना बोले बस, ठीक है। अगर आप इंट्रोशियस लाइन का जिक्र कर देंगे ना तो दैट इज नॉट अ रॉन्ग आंसर। अगर आप वो कहेगा ना कि आपसे आईवी लाइन नहीं डली फिर, ठीक है। और दूसरी बेसिक बात ये है कि इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं करनी है आपने पहले। ये इसमें पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे सुनना चाह रहा था ना, वो ये है कि इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं करनी है आपने बिफोर यू गेट आईवी लाइन, बिकॉज इफ यू डू एनी इंस्ट्रूमेंटेशन देयर कैन बी वेगल रिस्पॉन्सेज, उसमें लेरिंगोस्पैज्म भी हो सकता है, उसके अंदर ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है, तो दैट कैन बी वेरी सीरियस इशू। तो आपने एयरवे की इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं करनी बिफोर यू गेट एन आईवी लाइन, ठीक है जमील? ऐसा ही आंसर ठीक है?
जी सर बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब कुरतुलैन का क्या सवाल था? जी सर कुरतुलैन, थोड़ा सा आप लाउड बोलना, ठीक है? मैं ये कह रही थी कि जैसे हमने ये कहा है कि ट्यूब जो है ना बच्चों में थोड़ी सी लीक रखते हैं, मतलब अगर साइज छोटा है थोड़ा सा लीक है तो एक्सेप्टेबल है, तो उसमें फिर क्या रीगर्ड के चांसेस नहीं बढ़ जाएंगे? वो तो फिर पेशेंट अगर एक्सटुबेट कर रहे हैं हम खुदा ना खास्ता, या वैसे लाइट अगर हो गया और पेशेंट पे उसमें सिक्रीशंस वगैरह भी, और तो ये अब हमारी राबिया बाजी लीक रखना चाहती थी, अब राबिया बाजी जवाब देंगी इस सवाल का। जी राबिया। जी सर। ये तो जी मैं राबिया बाजी। इसमें ऐसे है, देखिए डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द सर्जरी एंड अगर तो इमरजेंसी पेशेंट आया है और आप लेप्रोस्कोपी करा रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली उसमें बनता है। अगर आप इलेक्टिव सर्जरी करवा रहे हैं जिसमें पेशेंट एनपीओ है, उसमें बात हो रही है। जिस तरह से सर ने कहा ना कि जो है ना में वो भी तो हम इंस्पिरेशन के देखें, चांसेस हो सकते हैं। मैं आप लोगों को इसका एक रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि आप लोग अपना टाइम जाया कर रहे हैं इस टॉपिक पे। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप लोग स्ट्रेस दे रहे हैं। सिंपल, मैंने अभी जो बोला है मैं रिपीट कर रहा हूँ उस बात को। बच्चों के, बड़ों में या बच्चों में किसी में भी एयरवे लीक इज नॉट रिकमेंडेड। एयरवे लीक इज नेवर रिकमेंडेड। पहले तो अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। छोटे बच्चों में इफ यू pass the endotracheal tube and you think that it was full, like you think that आपने इसकी ट्यूब में ऐसी थी सिचुएशन कि आप इसको बहुत ज्यादा इन्फ्लेट ना करें, या ऐसी कोई क्लिनिकल सिचुएशन है जिसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका एयरवे एडिमा हो सकता है, उन सूरत हाल में इट इज बेटर टू एक्सेप्ट लिटिल लीक। आ गई समझ बात? आप जहां पर एस्पिरेशन के रिस्क की बात कर रही हैं वहां पर तो आप ये बात है बिल्कुल कह सकते हैं ना कि इसकी जरूरत, और ये कोई आपसे डिस्कस करेगा ही नहीं सवाल। ये इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने इसीलिए मैं खामोशी से सुन रहा था और मैं ये कह रहा था कि एयरवे लीक इज एक्सेप्टेबल बट नॉट रिकमेंडेड, दैट्स इट। ये इसके अंदर आपको मेरे ख्याल आपके सवाल का जवाब मिल जाना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पर एयरवे लीक थोड़ा सा हो रहा है और अगर कोई ऐसा एस्पिरेशन का रिस्क नहीं है या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है तो यू कैन एक्सेप्ट इट, बट इट इज नेवर रिकमेंडेड टू हैव एन एयर लीक एवर। एयर लीक अगर हो तो थोड़ा पैक रखते हैं भाई, छोटे सर बच्चे बिल्कुल ठीक है, यही मैं बात करना चाहिए। शुक्रिया। नहीं तो मैंने आपके सामने कर दिया, इसलिए आप ही बताओ कि एयरवे लीक के साथ आपने कैसे एनेस्थीसिया दी? नहीं ठीक है। अच्छा, अब अगला है वो स्ट्राइडर, ठीक है। तो जो स्ट्राइडर होता है, पहले तो बात यह है कि स्ट्राइडर का मतलब क्या होता है? जी, व्हाट इज स्ट्राइडर? हार्श ब्रीदिंग साउंड सर, नॉइजी होती है जो। सर हाई पिच्ड इंस्पायरेटरी नॉइस होती है। ये सिर्फ इंस्पायरेटरी तो नहीं होती सर, एक्सपायरेटरी भी हो सकती है अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में। तो आप इसमें इंस्पायरेटरी का ना बोले ना। ये हाई पिच्ड एयरवे साउंड होती है, जो वाइब्रेटरी साउंड होती है। जब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना तो एबनॉर्मल हार्श साउंड आएगी, दैट इज स्ट्राइडर। अब इट कैन बी इंस्पिरेटरी, इट कैन बी एक्सपिरेटरी, इट कैन बी बाइफेजिक, ठीक है। तो harsh vibratory sounds produced when the airway becomes partially obstructed. अच्छा, सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे पार्डन करें, सिर्फ 1 मिनट वेट कीजिए, मैं छोटा सा काम कर रहा हूँ, सिर्फ वेट कीजिए प्लीज। आप इतनी देर आप लोग बातचीत कर सकते हैं, इसी टॉपिक पे डिस्कशन करें। मैं 1 मिनट आया सिर्फ। जमील भाई ये मुझे बता दें कि जो इसके अलावा जो है फॉरेन बॉडी के अलावा एक डिप्थीरिया भी कंडीशन होती है, क्विंसी भी होती है, उसके बारे में कुछ बता दें। जी अतीक भाई, वो जब आपको डिफरेंशियल डायग्नोज पूछेंगे ना जब बस का, तो आपको वो सिनेरियो देंगे तो पूछेंगे कि व्हाट इज योर डायग्नोज, ठीक है। तो उसमें फिर आपको चाहे पता भी हो कि ये पेशेंट की ये पिक्चर है, तो आपने थोड़े से जो है ना वो 3-4 चीज़ें और बतानी है, जैसे कि फिरिंजाइटिस बता सकते हैं, फॉरेन बॉडी है, रेट्रो टॉन्सिलर या पैलाटाइन जो है ना वहाँ पे कोई एब्सेस है, और ग्रोथ कह सकते हैं, ठीक है। बच्चों में डेफिनेटली जो है ना वो प्रेगनेंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती कॉमन, मगर फिर भी आपने पहले उससे जो दूसरी रिलेटेड है वो कहने के बाद फिर जो आपका डायग्नोज है वो उसको आपने जो है ना बता देना है, ठीक है। कि अगर इसको क्रूप है तो आपने बता देना कि इसको अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है,
सस्पेक्टेड ग्रुप है, ठीक है सर। और यह दूसरा ये है कि आपने अगर वो हाई ग्रेड फीवर, उसमें कोई ना कोई क्लू दिया होगा जिसमें एपिग्लोटाइटिस के बारे में होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, ये WBCI दिए होंगे, या अक्यूट ऑनसेट बताया होगा उन्होंने, तो आप वो सारी चीज़ें बताने के बाद जो है उसको साथ एपिग्लोटाइटिस भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ें वो पूछेंगे जब आपको सिनेरियो देंगे और पूछेंगे कि व्हाट इज देखिए योर डायग्नोसिस। वो आपसे MCQ में भी जब ये सवाल आएगा ना, तो आपको वो क्लियर हिट दिया होगा उन्होंने। अगर इन्फेक्शन का होगा, राबिया आपके माइक से आवाज आ रही है बहुत। अगर इन्फेक्शन का होगा तो उसके अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन के फीचर दिए हुए होंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो आप पहले एयरवे को रूल आउट करेंगे, कोई ना कोई हिस्ट्री होगी उसके अंदर, ठीक है ना। तो MCQ के अंदर भी जब ये क्वेश्चन आएगा, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का, तो आपने उसके अंदर कोई ना कोई उन्होंने हिंट दिया हुआ होगा, ठीक है। या उसकी जो इवेंट्स लीडिंग टू दैट उसमें होगा, या उसका एज ग्रुप होगा। जैसे जो टॉडलर्स हैं उनके अंदर सबसे पहले आपने एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर फॉरेन बॉडी को रूल आउट करना है, अनटिल अनलेस प्रूव अदरवाइज, ठीक है। और उसके अंदर इन्फेक्शन के फीचर्स नहीं होंगे, ठीक है। और उस ये जो अब हम वापस आए जिस बात पे मैंने छोड़ा था आप लोगों को, इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर के क्या कॉजेज होंगे। जी, जो आपका जो क्रू होता है, ग्रुप के अंदर या एपिग्लोटाइटिस के अंदर इंस्पिरेटरी होता है या एक्सपिरेटरी होता है? इंस्पिरेटरी होता है। जो भी एक्स्ट्रा मोस्टली थोरेसिक होगी ना सर, उसमें इंस्पिरेटरी होगा। लेरिंजाइटिस है, ठीक है, सब ग्लोटिक स्टेनोसिस है, और कोई भी अपर एक्स्ट्रा थोरेसिक है ना, उसमें ज्यादा इंस्पिरेटरी जो है ना होगा। और एक्सपिरेटरी इंट्राथोरेसिक है, उसमें जो है ना अगर बहुत ज़्यादा सीवियर एडिमा या कहीं कह सकते हैं कि ग्रोथ है ट्रेकिया में, सिक्रीशंस हैं, ठीक है, स्पूटम प्लग है, उसकी वजह से जो है ना एक्सपिरेटरी जो अगर फॉरेन बॉडी भी जो नीचे तक ट्रैवल कर चुका है बॉडी, और अगर फॉरेन बॉडी ने जाके दरमियान में जाके फंस गया कोर्ट्स के, ठीक है, फिक्स हो गया, तो फिर दोनों उसमें बाइफेजिकल ट्रिक मलेशिया है सर। इसके अलावा सर ट्रिको मलेशिया में कौन सा होगा? इंट्राथोरेसिक है, उसमें जो है ना एक्सपिरेटरी होगा। ट्रिको मलेशिया में कौन सा होगा? जी अतीक भाई, ट्रिको मलेशिया में किस तरह होगा? ट्रिको मलेशिया में इंस्पिरेटरी होगा ना? आवाज गायब हो गई है आप लोगों की। अच्छा, एनीवेज, जो होता है ना ग्रुप को, जो सिवियरिटी को देखने के लिए एक स्कोर है, उसके अंदर वो पूरी डिटेल तो बेशक आपको ना याद करें,